गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है। आज अपन नया स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 सेल डिवीजन। ठीक है बेटा। तो सेल डिवीजन क्या है बच्चों? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, अगर वो लिविंग है तो उनके अंदर सेल का डिवीजन होता है। उनकी बॉडी सेल से बनी होती है। लिविंग बीइंग की बॉडी सेल से बनी होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सिंगल सेल से, और जो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनकी मल्टीपल सेल्स है उनसे बना होता है। ठीक है ना। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स का डिवीजन तो होता है बच्चों। सेल डिवीजन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो बॉडी की ग्रोथ होती है, शरीर की जो ग्रोथ होती है, तो वो सब सेल डिवीजन के कारण से पॉसिबल होता है। और इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो भी सेल डिवीजन के कारण से ही पॉसिबल हो पाता है। तो इसलिए बच्चों सेल डिवीजन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेल डिवीजन क्या है कि एक किसी सेल का डिवाइड हो जाना दो नई सेल्स के अंदर, ठीक है ना, जिसमें न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं वो भी डिवाइड होते हैं। क्लियर होगी बात? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। वी आर कॉल्ड इट सेल डिवीजन। ओके। चलिए बच्चों, अब मैं लेता हूं कि ये तो सेल डिवीजन की बात हो गई। बात करते हैं अपन माइटोसिस की। जो माइटोसिस जो टर्म है ना बच्चों, ये माइटोसिस टर्म कंपटीशन का क्वेश्चन है, फ्लेमिंग ने दी थी, वॉल्थर फ्लेमिंग ने। किसने दी थी? वॉल्थर फ्लेमिंग ने ये टर्म दी थी। ठीक है बेटा। तो वॉल्थर फ्लेमिंग ने माइटोसिस टर्म दी थी। एक है टर्म मियोसिस। क्या है? मियोसिस। ठीक है। ये टर्म किसने दी बच्चों? ये दी थी फार्मर एंड मूरे। फार्म एंड मूरे या फार्मर एंड मूरे कह सकते हैं। फार्मर एंड मूरे। ओके। तो फार्मर एंड मूरे ने जो है मियोसिस टर्म दी थी। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं बच्चों। फार्मर एंड मूरे ने दी थी। ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेल साइकिल की। ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है एक सेल डिवीजन का, वो पूरा प्रोसेस सेल साइकिल कहलाता है। ठीक है ना। तो जो सेल साइकिल जो है, बच्चों जो सेल साइकिल है कि सेल डिवीजन के दौरान जो कंप्लीट साइकिल है, जो कंप्लीट इवेंट्स हैं, ठीक है ना, तो ऑल द इवेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन प्रोसेस आर कंबाइनली कॉल्ड सेल साइकिल। क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। क्योंकि बच्चों जब भी कोई सेल डिवीजन करती है तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि उसका जो न्यूक्लियर कंटेंट है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है, क्रोमेटिन मटेरियल है, वो पहले मल्टीप्लाई होते हैं, अपने अमाउंट में बढ़ते हैं। ठीक है ना। और जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी डिवाइड होके नए सेल ऑर्गेनेल्स बना लेते हैं। ठीक है ना। तो जब कंटेंट डबल हो जाता है तब एक सेल डिवीजन करती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है? इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है बेटा। अब अपन बात करते हैं कि सेल साइकिल के अंदर कौन कौन से इवेंट्स हैं। ठीक है। तो मैं इसको डिटेल में समझाता हूं। पहले मैं एक स्केच ड्रॉ करूंगा बच्चों। ठीक है। एट फर्स्ट मैं एक सेल साइकिल के लिए स्केच ड्रॉ कर रहा हूं, वो आप जल्दी से देखिए।
बच्चों इस स्केच के द्वारा आप अच्छे से समझ पाएंगे कि सेल साइकिल क्या है। बच्चों कोई भी सेल जब डिवीजन करना स्टार्ट करती है तो उस डिवीजन से पहले, ठीक है, क्या होता है, एक इंटरफेज स्टेट होती है। क्या होती है? इंटरफेज स्टेट होती है जो काफी लंबी होती है। एक सेल साइकिल का जो 70-90% तक जो पार्ट है वो इंटरफेज होता है, ठीक है ना। तो इस इंटरफेज के अंदर जो सेल है वो तैयारी करती है, प्रिपेयर होती है सेल के डिवीजन के लिए। आगे बात समझ में? तो इस इंटरफेस को बेटा हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। G1 फेज, गैप 1 फेज, S फेज, सिंथेटिक फेज, G2 फेज, गैप 2 फेज। बच्चों जो G1 फेज है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर कंटेंट प्लस जो सेलुलर कंटेंट है वो बढ़ता है, ठीक है ना। डीएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसके अलावा जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं? G1 फेज कहते हैं, डबल हो जाता है, ठीक है बेटा। फिर लेते हैं S फेज। जो S फेज है बेटा ये डीएनए सिंथेसिस की फेज है। ये क्या है? डीएनए सिंथेसिस की फेज है, ठीक है ना। इसमें डीएनए जो होता है ना वो 2C से 4C हो जाता है। मतलब इसको ऐसा कर सकते हैं, अगर 2 कार्बन अमाउंट है अगर डीएनए की, तो ये 4 कार्बन यानी कि जस्ट डबल अमाउंट में बन जाता है। यानी कि डीएनए का फॉर्मेशन मैक्सिमम कहां होता है? एस फेज में होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं G2 फेज। G2 फेज के अंदर आरएनए, इंपॉर्टेंट जो आरएनए है एंड जो प्रोटीन्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से एक सेल पूरी तरीके से रेडी हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है अपने डिवीजन के लिए, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया इंटरफेज का पार्ट, ठीक है। और सेल साइकिल का मैक्सिमम पार्ट इंटरफेज होता है। फिर होती है माइटोटिक फेज। क्या है? माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज के अंदर 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये 4 फेजेस होती है बच्चों जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। इस माइटोटिक फेज के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, जो सेंट्रोसोम्स हैं वो भी डिवाइड होके 2 बन जाते हैं। इसके अलावा जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं वो भी डबल होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, माइटोटिक फेज के बाद में आती है साइटोकाइनेसिस। यानी कि अब सारा कुछ डबल है तो सेल डिवाइड होती है, तो थोड़ा साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है इसमें। तो साइटोप्लाज्म और जो ऑर्गेनेलीज है उनके साथ में एक न्यूक्लियस जो है वो अलग होके 2 नई सेल में डिवाइड हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म का ठीक है ना, जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है बच्चों उसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और जब न्यूक्लियस 2 हो जाते हैं तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। इसे हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों G0 फेज। क्या होता है कि कई बार कुछ सेल्स के अंदर एक रेस्टिंग फेज पाई जाती है। मतलब अब साइटोकाइनेसिस के बाद में उस सेल के अंदर वापस से, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन लगातार चलता रहता है, तो साइटोकाइनेसिस के बाद में G1 फेज स्टार्ट हो जाती है इंटरफेज की, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कुछ सेल G1 फेज में जाने के बाद में वापस से रेस्टिंग फेज में आ जाते हैं और वो जो डिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो उस रेस्टिंग फेज को हम क्या कहते हैं? G0 फेज कहते हैं। इसे हम क्वेसेंट फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेसेंट स्टेज या क्वेसेंट फेज भी कहते हैं। तो बच्चों ये सेल साइकिल का स्केच है, इसके द्वारा इस टॉपिक को आप लर्न कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने स्केच बना दिया तो आप ये जो कॉलम है ना यहाँ लिख सकते हैं कि डीएनए, आरएनए एंड सेलुलर ऑर्गेनेलीज सिंथेसिस, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं डीएनए सिंथेसिस और यहाँ लिख सकते हैं आरएनए एंड सम एसेंशियल प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है बेटा। तो ये है बच्चों सेल साइकिल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम होता है इसका। जैसे कि जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो 20 मिनट में अपने सेल साइकिल को कंप्लीट कर लेता है और सेल 2 में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो यीस्ट की सेल होती है वो 90 मिनट्स में डिवाइड होती है। लेकिन हम ह्यूमन सेल की बात करें या सेल साइकिल के कंप्लीट बात करें तो 24 आवर्स। जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन क्या होगा बच्चों? 24 आवर्स होगा, ठीक है ना। ये एग्जाम में आता है, हायर एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ए सेल साइकिल। तो आपका आंसर होना चाहिए 24 आवर्स, ठीक है बेटा। इसमें भी मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो इंटरफेज का होता है, ठीक है। चलिए अब लेते हैं अपन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, है ना। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन लेते हैं। या न्यूक्लियर डिवीजन भी कर सकते हैं अपन, टाइप्स ऑफ
सेल डिवीजन। इसे हम न्यूक्लियर डिवीजन भी कह सकते हैं या टाइप्स ऑफ कैरियोकाइनेसिस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें है, एक तो है ए माइटोसिस। क्या है? ए माइटोसिस। सेकंड लेते हैं माइटोसिस, और थर्ड हम लेते हैं मियोसिस। ठीक है बेटा, जो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन या टाइप्स ऑफ कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियर डिवीजन है वो 3 टाइप्स के हैं, ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है बच्चों, ए माइटोसिस और माइटोसिस को आप एक जैसा ही मानो। ए माइटोसिस में क्या है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है, उसका जब डिवीजन होता है तो स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते हैं। जो स्पेशल स्पिंडल फाइबर्स हैं, आगे आप और समझ जाएंगे, उनका फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है ना। तो एक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, या जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो जाता है, और जो सेल है सिंपली डिवाइड हो जाती है। तो इस प्रकार के डिवीजन को, जो कि ऑन एन एवरेज होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, ऑन एन एवरेज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ए माइटोसिस कहते हैं। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर भी ऐसा मानते, कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि बैक्टीरियल सेल में भी ए माइटोसिस होता है, क्योंकि उनमें स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते। ठीक है ना। इसी तरीके से जो पैरामीशियम की सेल है, हमारे जो कार्टिलेज की जो सेल्स हैं, वो ए माइटोसिस के द्वारा डिवीजन शो करती है। ठीक है। सेकेंड हम लेते हैं माइटोसिस। बच्चों, जितने भी जो माइटोसिस है, ये प्लांट या एनिमल की जो सोमेटिक सेल्स है, जो वेजिटेटिव सेल्स है, सोमेटिक यानी कि जनन अंगों की सेल्स को छोड़ दो, आप टेस्टिस, ओवेरीज की सेल्स को छोड़ दो, और प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको छोड़ दो, जो बाकी जो पार्ट होता है उसे हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, और या फिर सोमेटिक पार्ट कहते हैं। तो उनकी सेल्स के अंदर माइटोसिस डिवीजन पाया जाता है। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होकर 2 नई सेल बना लेती है, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। क्या रहता है? क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। मान लो किसी एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। क्या है? किसी एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये डिवाइड होगी और 2 नई सेल्स बना लेगी, और दोनों में 46 रहेंगे। ठीक है। तो एक सेल से 2 नई सेल बनी, और सेम बनी, एज इट इज बनी, कॉपी बनी, और क्रोमोसोम नंबर भी सेम है। तो इस प्रकार के सेल डिवीजन को वी आर कॉल्ड माइटोसिस। इसे हम क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो इससे बच्चों प्लांट की ग्रोथ होती है, ह्यूमन बॉडी की, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, वो माइटोसिस की वजह से होती है। और इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इक्वल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं मियोसिस। बच्चों, जो मियोसिस है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, टेस्टिस में, ओवेरीज में, या जो प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पर पाया जाता है। इसमें कोई एक सेल डिवाइड होके 2 नई सेल बना लेती है, और उनके अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। यानी कि मान लो किसी एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, और इनसे जो नई सेल बनेगी एट द एंड, एट द रिजल्ट, तो उनमें 23 क्रोमोसोम रहेंगे। यानी कि ये एक रिडक्शनल डिवीजन है। ये क्या है बेटा? एक रिडक्शनल डिवीजन है। इसको हम आगे पढ़ेंगे मियोसिस को कंप्लीट। और मियोसिस 2 स्टेप्स में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो एक्चुअल मियोसिस होता है, ठीक है ना। लेकिन जो मियोसिस सेकंड होता है वो माइटोटिक होता है। जो मियोसिस सेकंड होता है वो सेल के नंबर को इंक्रीज करता है, जबकि मियोसिस फर्स्ट में जो है सेल रिड्यूस होकर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम वाली नई सेल्स बनती है। लेकिन मियोसिस सेकंड के द्वारा सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो इसको अपन बेटा आगे डिस्कस करेंगे। ए माइटोसिस भी आपको क्लियर है? ठीक है बेटा। ए माइटोसिस क्या है? भी माइटोसिस में तो क्लियरली 2 नई सेल जब बनती है तो उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है सेम रहता है। जबकि जैसे कि हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, यहां मैं एक स्केच बना ही देता हूं, लेकिन बेटा माइटोसिस भी करवाना है मुझे जल्दी से, क्योंकि स्केच ड्रॉ कर रखा है मैंने। सपोज करो ये एक बैक्टीरियल सेल है, सपोज करो, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है, आपको पता है नॉर्मल दशा में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड्स के रूप में पाए जाते हैं, जिसे हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं।
अब मान लो ये एक बैक्टीरिया है, अब ये क्या होगा कि डिवाइड होगा, है ना। तो एक एवरेज डिवीजन होता है इसमें ना, इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम काउंट नहीं कर सकते, एक एवरेज अमाउंट में डिवीजन होता है। तो न्यूक्लियर कंटेंट इंक्रीज हुआ, ये जेनेटिक मटेरियल ये देखो इंक्रीज हो गया ये, ठीक है, और ये 2 में डिवाइड हो गया, ये क्या हो गया 2 में डिवाइड हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, ए माइटोसिस कहते हैं। मतलब फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम नहीं देख सकते, इसमें एक एवरेज डिवीजन को देखते हैं ना भाई। एक तो आप कोई चीज मेजर करके करते हो और एक आप एवरेज के हिसाब से अंदाजे से करते हो, है ना। एक अंदाजे से आप करते हो काम, तो वो हो गया, ठीक है ना। तो इसमें कोई एग्जैक्टनेस नहीं है, बस हाँ एक ऑन एन एवरेज क्या है, इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। और खास बात क्या है, इसमें स्पिंडल फाइबर नहीं बनते। मेन डिफरेंस क्या है माइटोसिस में और इसमें, कि स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते क्रोमोसोम्स को जेनेटिक मटेरियल को अलग करने के लिए। तो इस टाइप के डिवीजन को हम क्या कहते हैं, ए माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ए माइटोसिस कहते हैं, ठीक है बेटा। अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माइटोसिस को। आप वेट कीजिए, मैं बोर्ड चेंज करता हूँ, ठीक है बेटा। बच्चों ये जो स्केच है आपके पीछे सामने बोर्ड के ऊपर, ये माइटोसिस का स्केच है। किसका स्केच है, माइटोसिस का। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, दिव्य ने पूछा कि क्रोमेटिड किसे कहते हैं। बच्चों एक क्रोमोसोम है, सपोज ये आपको दिख रहा है एक क्रोमोसोम है, उसमें आपको 2 थ्रेड्स दिख रहे हैं, और ये जो थ्रेड्स हैं ये आपस में सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं, और उन सेंट्रोमियर के बाहर एक प्रोटीन होती है, 2 प्रोटीन डिस्क होती है, जिन्हें हम काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। तो ये एक क्रोमोसोम है, इसका जो एक थ्रेड है इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। क्लियर होगी बात आपके। तो ये है। तो बच्चों एक माइटोसिस के अंदर 4 फेजेस पाई जाती हैं। माइटोसिस के अंदर बच्चों 4 फेज पाई जाती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है बेटा। तो माइटोसिस से पहले इंटरफेज होती है, और उस इंटरफेज के अंदर जो सेल है वो प्रिपेयर होती है सेलुलर डिवीजन के लिए, न्यूक्लियर डिवीजन के लिए। उसमें डीएनए बनता है, आरएनए बनता है, सेल ऑर्गेनेलीज बनते हैं, डीएनए की अमाउंट डबल हो जाती है, कुछ जो स्पेशल प्रोटीन है उनका भी अमाउंट डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेल पूरी तरीके से रेडी हो जाती है अपने डिवीजन को करने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है बच्चों प्रोफेज। जो सबसे पहली स्टेज कौन सी है बेटा, प्रोफेज है। इस प्रोफेज को बच्चों में 3 टाइप्स में डिवाइड करूंगा, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। क्या होता है बच्चों, सपोज करो ये एक एनिमल सेल है, और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, और ये क्रोमेटिन मटेरियल है। यानी कि जो एक बिखरे हुए धागे नुमा जो स्ट्रक्चर्स होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, ठीक है ना। तो जब भी सेल का डिवीजन होना होता है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, और क्रोमोसोम की जो एक्चुअल जो इमेज है उस रूप में नजर आने लगता है, ठीक है बेटा। तो इस न्यूक्लियस के बाहर ये बच्चों सेंट्रोजोम है, जिनमें सेंट्रियोल्स हैं। तो न्यूक्लियर डिवीजन के समय, सेल डिवीजन के समय जो सेंट्रोजोम है वो भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और 2 सेंट्रोजोम्स बना लेते हैं। क्लियर होगी बात आपके। और इनसे इनसे ये जो रेज निकल रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एस्ट्रल रेज कहते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है बच्चों कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है अर्ली प्रोफेज के अंदर। जो मिड प्रोफेज है उसमें हम अपन को क्लियरली जो है ऐसे कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स नजर आने लगते हैं, ठीक है ना, जो कि सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर प्रोटीन के द्वारा कनेक्टेड है, ठीक है। सेंट्रोमियर के द्वारा कनेक्टेड है 2 क्रोमेटिड, और उनके बाहर जो है काइनेटोकोर की डिस्क होती है, प्रोटीन डिस्क होती है। और एक क्रोमोसोम के दोनों जो क्रोमेटिड्स होते हैं उन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। और 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स होते हैं उसे हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये देखिए बच्चों, सेंट्रोसोम डिवाइड होके डिफरेंट पोल्स पर जा रहा है, अपोजिट पोल्स पर जा रहा है। और ये क्यों जा रहा है, क्योंकि इनके बीच में जो स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं, ये जो है ना बेटा स्पिंडल फाइबर्स हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं, जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना। तो इन स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन के कारण से जो ये सेंट्रोसोम है ये दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है।
और अब यहाँ ये मिड प्रोफेज है जिसमें धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रहते हैं लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज के अंदर बच्चों क्या होता है कि क्लियरली जो सेंट्रोसोम है वो दो अलग अलग पोल्स पर जा चुके हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और इनसे ये इनकी एस्ट्रल रेज निकल रही है और इनके बीच में ये स्पिंडल फाइबर बन गए जो कि स्पेशल प्रोटीन ट्यूब्यूलिन के बने होते हैं और ये माइक्रो ट्यूब्यूलिन के बने होते हैं। ठीक है ना, और इनके बीच में अब ये जो क्रोमोसोम है ये सेट होना शुरू हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेट प्रोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लेट प्रोफेज कहते हैं। नेक्स्ट ये हो गई बेटा प्रोफेज। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट लेते हैं मेटाफेज। टाइम कम है बच्चों, जल्दी से करेंगे, 9 मिनट्स रह रहे हैं। ठीक है, अब इस मेटाफेज को देखिए। मेटाफेज के अंदर ये बच्चों स्पिंडल फाइबर है, ठीक है ना, और इनके ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से काइनेटोकोर से कनेक्ट हो जाते हैं। किससे कनेक्ट हो जाते हैं, काइनेटोकोर से। क्लियर होगी बात आपकी। तो एक क्रोमोसोम यहाँ एकदम मिड में यहाँ एडजस्ट हो गया और एक क्रोमोसोम यहाँ एडजस्ट, बाकी क्रोमोसोम भी ऐसे एडजस्ट होते हैं, और 19-20 तक क्या है कि स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। क्लियर होगी बात आपकी। तो ये जो बाकी के जो फाइबर्स है, ये तो के जो जहां से क्रोमोसोम अटैच है उनके अलावा जो राइट साइड में जो इनके फाइबर्स हैं, इन्हें हम पोलर फाइबर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पोलर फाइबर्स कह सकते हैं। तो ये बच्चों इस तरीके से मिड प्लेट पर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मेटाफेज स्टेज के अंदर स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड होते हैं, और ये बीच की जो प्लेट है इसे हम, बीच का जो पार्ट है इसे हम इक्वेटर या इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब क्या होता है बच्चों के जो स्पिंडल फाइबर है ये कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करने पर क्या होता है कि एनाफेज के अंदर ये जो इस क्रोमोसोम है इनके क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। इस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं और इस क्रोमोसोम के भी क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं। ये देखिए बच्चों, एनाफेज स्टेज के अंदर स्पिंडल फाइबर के अट्रैक्शन के कारण से, पोल्स के अट्रैक्शन के कारण से एक क्रोमेटिड इस तरफ जा रहा है, एक क्रोमेटिड इस तरफ जा रहा है। ठीक है ना, इसी तरीके से एक क्रोमेटिड इस तरफ जा रहा है, ये क्रोमेटिड भी इस तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो ये स्टेज कौन सी है, एनाफेज है। और अब इन क्रोमेटिड्स को हम क्रोमोसोम कहेंगे, इन क्रोमेटिड को हम क्रोमोसोम कह सकते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं लास्ट फेज है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होता है बच्चों कि ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये पूरी तरीके से इस पोल पर आ जाते हैं, और ये दोनों क्रोमोसोम या क्रोमेटिड भी इस पोल पर आ जाते हैं। तो कंप्लीटली दोनों एक अलग अलग पोल्स पर आ गए, और इनके बाहर अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गई, और स्पिंडल फाइबर जो हैं वो हटना शुरू हो गए। क्लियर होगी बात। इसे हम कहते हैं अर्ली टीलोफेज। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के, आप सिंगल डायग्राम भी बना सकते हैं, मैंने 2 बना दिए थोड़ा और इसको स्पेशलाइज करके बताने के लिए। तो ये हो गई अर्ली टीलोफेज। अब स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे पूरी तरीके से हट जाएंगे, इनके बाहर जो है लेट टीलोफेज में पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, इनके बाहर वापस से सेंट्रोसोम आ जाएंगे, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियोलस बन जाएगा, और जो क्रोमोसोम है क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और पूरी तरीके से एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये कौन सी फेज है, लेट टीलोफेज है। क्या है बेटा, ये लेट टीलोफेज है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को, माइटोसिस को पूरी तरीके से इस डायग्राम के द्वारा तैयार कर सकते हैं। आप इस, बेटा मैं गारंटी देता हूं आपको कि इस डायग्राम को याद कर लीजिए, एक दो बार देख देख के बना लेना आप रफ कॉपी में, और आपका पूरा माइटोसिस का टॉपिक कंप्लीट तैयार है, और इसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर होगी बात आपकी। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कैरियोकाइनेसिस। माइटोसिस के अंदर 2 पार्ट हैं, एक तो है कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस एंड जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसके डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। मैं यहां लिख देता हूं, कैरियो ठीक है। जब न्यूक्लियस पूरी तरीके से डिवीजन हो जाता है तब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और इससे 2 नई सेल बन जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स मैंने बताई आपको, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। बच्चों आज अपन इतना ही करते हैं। अगला जो स्टेप है माइटोसिस का, ये तो हो गया कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। ठीक है ना,
अगला स्टेप है साइटोकाइनेसिस, जिसमें दो अलग अलग मेथड हैं, एक तो एनिमल सेल के लिए और एक प्लांट सेल के लिए, ठीक है ना। एनिमल सेल के लिए सेल फरो मेथड और प्लांट सेल के लिए सेल प्लेट मेथड, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके बेटा, आप एक बार स्केच देख लीजिए और जो भी अपनी क्वेरीज हैं वो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है बेटा। साइटोकाइनेसिस को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।